हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JITS। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। अरे क्लास 10th में ये वाला चैप्टर पढ़ना है। और इससे आप देखिए कि इसके बगल में लिखा गया है कि इससे लगभग आपको कितना 7 से 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो ये चैप्टर काफ़ी वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों रहता है। उसमें से ये चैप्टर आपको कितना नंबर कैरी कर रहा है? 7 से 8 नंबर। तो हम लोग इसको बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस चैप्टर यू विल गेट अ टर्म दैट इज चार्ज, है ना। इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो एक टर्म आपको मिलेगा चार्ज। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि चार्ज। देखिए चार्ज है क्या, तो चार्ज को डिनोट हम लोग करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो चार्ज को समझने से पहले आप समझिए कि सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 में हैं, वो लोग सब परिचित है एक और टर्म जो है कि मास, है ना। मास से आप परिचित है कि मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ना। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चार्ज को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि इसके पहले अगर हम लोग मास को समझें, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो मास क्या होता है इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी है मास जिसके चलते वो ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और उसको लिखते हैं कितना, mg, ठीक है। ये टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर होता है ये वाला फोर्स। तो मास ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट का एक और प्रॉपर्टी है ना। और आप लोग भी एक बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि टेबल पे किसी टेबल पे आप जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, है ना। किसी टेबल पे आप ऐसे कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लें। अब चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास होगा, और देखें कि इसके सब के ऊपर एक फोर्स लगता हुआ रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना। और आपका जो पेन है उसको आप अपने बालों से ऐसे रगड़ लें, है ना। और फ्रिक्शन करने के मतलब इसको रब करने के बाद, एक्चुअली, है ना, पेन को रब करने के बाद जब इसके पास आप ले जाते हैं तो ये कागज का टुकड़ा क्या होता है कि पेन में आके आपका चिपक जाता है ना। ये पेन है, ये कागज का टुकड़ा क्या होता है कि आपके पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और कुछ इसमें आके चिपक भी जाता है। तब इस घटना के बाद हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट, कि इस पे पहले तो mg लग रहा था, है ना। पहले क्या लग रहा था, mg, मतलब अर्थ सरफेस या अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला कागज का टुकड़ा ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब इस mg फोर्स से ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगा। तो ये बिल्कुल एक नया फोर्स है आपके लिए, है ना। ये कैसा नया फोर्स है? तो इस फोर्स का लगने का कारण क्या है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते ये नया फोर्स लगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है ना। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी तो मास है जिसके चलते क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरा प्रॉपर्टी भी है जिसको हम लोग आगे चल के चार्ज कहेंगे, जिसके चलते एक दूसरे टाइप का फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहीं से इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे चार्ज का। तो ये होता क्या है, इट इज प्रॉपर्टी of any material due to which it experience force
known as electrical force, ठीक है। और इसको आप ऐसे यहाँ पे इस तरह से लिख के रख लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसको अगर एफ ई से डिनोट करें तो एफ ई इज ग्रेटर देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो किससे बड़ा होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक। और वो फोर्स जो है, जो पहले से हम लोग जान रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे कई गुना बड़ा है ना, कई गुना। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब हम लोग आ जाते हैं कि चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को लाने का तरीका क्या है। हाउ डू वी गेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग चार्ज कैसे लाते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाने का सबसे बेसिक तरीका है बाई रबिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, बाई रबिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस पेन के ऊपर अगर आपको चार्ज लाना है तो इसको आपको कहाँ रब करना होगा? अपने सूखे हेयर से, है ना, सूखा हुआ बाल से अगर आप रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, है ना। तो सबसे बेसिक मेथड क्या है? बाई rubbing an object against another. This is the basic method by which we get charge on any object against another object, ठीक है। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज चाहिए तो उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we rub plastic against dry hair, it gets charged, है ना। जब हम लोग किसी प्लास्टिक को सूखे हुए बाल के अगेंस्ट रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। और उसको हम लोग समझते कैसे? उसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, कागज का टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है कौन सा फोर्स लगा के? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। अब देखो कि अब इसके बाद हम लोगों को एक चीज और समझना है कि चार्ज का टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना, चार्जेस के टाइप्स। इसके बाद इसके यूनिट पे आएंगे और बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो टाइप्स, इसका टाइप्स कैसे डिसाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये मान लो कि इधर है ऊल, है ना, ये वाला क्या है? ऊल, है ना। और दो तरह का मटेरियल हम इससे रब करते हैं। पहले आपका एक प्लास्टिक को रब करते हैं, किसको? प्लास्टिक। और दूसरा एक और मटेरियल है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक दूसरा मटेरियल है, ये वाला है आपका ग्लास, ठीक है। और इसको हम लोग ऊल से, ये वाला ऊल है एक मटेरियल, इसको हम लोग एक एक करके रब करते हैं। अब रब करने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा? चार्ज, है ना। क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या है गेटिंग चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो वो है आपका उसको रब करिए, है ना। तो हम लोग यहाँ प्लास्टिक को रब कर रहे हैं, किससे? ऊल से रगड़ रहे हैं इसे ऊल से, है ना। ग्लास को भी इसे रब कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ना,
जब हम लोग इस प्लास्टिक को, चार्ज प्लास्टिक को, इसके ऊपर चार्ज आ गया है और इसको हम लोग किसके नजदीक लाते हैं, ग्लास के नजदीक, यानी ये प्लास्टिक है, ऐसे फ्रीली हैंग करा दिया, और ये वाला ग्लास है, इसको भी फ्रीली हैंग करा दिया है ग्लास। तब होता क्या है, ये दोनों चार्ज है ना, इसको रब कर लिया है ऊल से, है ना, या अपने बालों से इसे रब कर लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे क्या किया, अट्रैक्ट। अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ में आ जाएगा कि चार्ज का दो टाइप आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कैसे डिसाइड किया गया, ये तो दिखता नहीं है ना, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझा देगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक और ग्लास दोनों चार्ज था, इन दोनों को आपस में लाया, नजदीक लाया, ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब देखो कि इसी समय सेम टाइम में, अरे उसी वक्त एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार क्या किया गया कि ग्लास और ग्लास दोनों चार्ज ग्लास को, है ना, एक और ग्लास का टुकड़ा लाया, उसको क्या किया, कांच का टुकड़ा लाया या ग्लास लाया, दोनों को चार्ज करके जब आप एक दूसरे के नजदीक लाया गया, यानी इसे फ्रीली हैंग किया गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को दिखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपल्सन दिखाया, है ना, यहाँ पे क्या दिखा, रिपल्सन। यही घटना किसके किसके साथ दिखा, द सेम इंसिडेंट हैपेंड विथ प्लास्टिक ऑल्सो, कि अगर आप प्लास्टिक को प्लास्टिक के नजदीक लाएंगे, चार्ज प्लास्टिक को चार्ज प्लास्टिक के नजदीक लाएंगे, तो क्या दिखेगा, यहाँ पे भी क्या दिखा, रिपल्सन। क्या दिखा जी, रिपल्सन, प्लास्टिक एंड देन प्लास्टिक, दोनों चार्ज है, आफ्टर चार्जिंग देम, है ना, चार्ज करने का बेसिक तरीका रबिंग, है ना, when we rub two objects against each other it get charged। अब उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे क्यों हो जाता है। तो अब देखिए कि प्लास्टिक प्लास्टिक को भी लाया एक साथ, तो क्या हुआ, रिपल्सन, रिपेल किया ये दोनों, है ना, एक दूसरे को रिपेल। तो अब देखिए कि प्लास्टिक और ग्लास दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, है ना, चार्ज प्लास्टिक चार्ज ग्लास क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है जबकि चार्ज ग्लास और चार्ज ग्लास क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यहाँ पे भी चार्ज प्लास्टिक और चार्ज प्लास्टिक क्या कर रहा है, रिपेल। यहीं से आइडिया आया कि चार्ज दो तरह का होगा, एक वो जो प्लास्टिक के ऊपर आ रहा होगा, एक वो जो ग्लास के ऊपर आ रहा होगा। यहाँ से आइडिया आ गया कि दोनों पे अलग अलग तरह का चार्ज है ना, तब तो इस तरह का घटना हो रहा है। तो सेम चार्जेस के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन, जबकि अपोजिट चार्जेस के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहीं से आइडिया क्या आ गया कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप, है ना, यहां से हम लोगों को आइडिया क्या मिला कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं चार्जेज, है ना, एक वो जो आपको यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर मिला, एक वो जो ग्लास के ऊपर मिला। अब साइंटिस्ट लोगों ने इसको नाम दिया कि जो ग्लास के ऊपर मिला उसको पॉजिटिव चार्ज कहा, जो प्लास्टिक के ऊपर मिला उसको क्या कहा, निगेटिव चार्ज, है ना। तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह का। पहला हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको प्लस से भी डिनोट करते हैं हम लोग, प्लस क्यू भी लिखते हैं कभी, जो आपका इच्छा करे, प्लस कैपिटल क्यू भी लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा जो चार्ज का टाइप है दैट इज निगेटिव चार्ज, है ना, दैट इज निगेटिव चार्ज। इसको आप माइनस लिखें, माइनस स्मॉल क्यू या माइनस कैपिटल क्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। और इसमें हम लोगों ने ये भी निष्कर्ष निकाला, वी कंक्लूड दैट सेम चार्जेस repel each other while the opposite charges
अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर चार्जेस सेम टाइप के हो, है ना, अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो एक साथ, तो ये दोनों ही केस में हम लोग को क्या दिखेगा, रिपल्सन, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, है ना। जबकि अगर अपोजिट चार्जेज हो प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, अट्रैक्शन। दोनों जगह ही आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा या इलेक्ट्रिकल फोर्स दिखेगा, लेकिन दोनों जगह नेचर अलग अलग होगा। एक रिपल्सन वाला दिखेगा आपको, एक अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा चार्जेस के टाइप्स को, और साथ में आप नोट्स बनाते चले जाए तो ये काफी काम करेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। ये जरूरी हो जाता है कि चार्ज के यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, सी से, है ना। एसआई यूनिट क्या है, कूलम। अब हम लोग को ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कूलम हम लोग किसको कहेंगे, है ना। एक कूलम चार्ज किसको कहेंगे, एक तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर डिसाइड करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तब अभी हम लोग देखते हैं कि चार्ज यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट को अगर आपस में आप रगड़े, है ना, दोनों को अगर रब करें तो चार्ज आ जाता है। तो क्यों आता है, उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि एक कूलम कितना को कहेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, अब एक कूलम को समझना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज वन कूलम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी। अब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अरे साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है ना। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे बना हुआ है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या होता है कि जब इन दोनों को आप रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो होता क्या है कि जिसका इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी कम होता है, या ऐसा होता है कि कोई एक ठो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोई क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है ना। एक डोनर हो जाता है और एक एक्सेप्टर हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जब रब करते हैं तो होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ए से बी के तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना। ए से बी के तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर हुआ है ए से बी के तरफ, है ना। कितना हुआ है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स का, मान लो इसे लिख देते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया है। तो अब क्या होगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कितना कूलम चार्ज आया। ठीक है, तो अब देखो कि इसके लिए आपको एक डेटा लिखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, वो हम लोग के पास एक डेटा है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। ये एक डेटा है जो हम लोगों को बताया गया, हम लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। इट इज ए डेटा जिसको आपको याद रखना है। साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके दे दिया, हम लोग को याद रखना है। क्लास 10th लेवल तक, आगे हो सकता है पढ़े आप इसके बारे में।
ठीक है, अब यहां से आप समझ पाइएगा कि एक कूलम चार्ज कब इधर से इधर जाएगा, है ना। कब कहेंगे कि एक कूलम चार्ज ए से ट्रांसफर हो गया बी पे। अब देखिए कि ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा इसके ऊपर, ए के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज। जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज लेके गया, इसको क्या करेगा, इस पे ज्यादा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टर जो होगा उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जो डोनर होगा उसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग को मेन हमारा टास्क क्या है, हम लोग को ये पता करना है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए ये डेटा है, ताकि हम लोग एक कूलम को समझ पाए कुछ, कि कितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि एक कूलम चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। एक्सेप्टर पूछ देता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर्स मास विल इंक्रीज while donors mass will decrease। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, तो वो अपने मास के साथ इस पे गया, तो इसका मास इंक्रीज कर जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग समझ पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो उसको हम लोग एक कूलम चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये वाला डेटा आपको एकदम याद रख लेना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। ठीक है, अब यहां से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी electrons are there in 1 कूलम। तब हम लोग 1 कूलम को अभी समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझें कि जब किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और जिसके वजह से चार्ज हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग 1 कूलम को समझेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि सिंस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम contains 1 electron, hence 1 कूलम, जो हम लोगों को चाहिए कि 1 कूलम कंटेन्स 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इतना इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके, इसको कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है, कई बार पूछा है ना। 10/16 इसको लिखा जा सकता है इंटू 10⁻19 ऊपर कर देंगे ना, ये वाला माइनस पावर क्या हो जाएगा, प्लस। इतना आप लोग समझते हैं, है ना। ये वाला डेसिमल के बदले यहाँ पे क्या लिख दिया, 10। ठीक है, तो 10/16 हो गया, और इधर क्या लिख लिया, इतना इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, एक जीरो और यहाँ से ले आइए तो ये 100 हो जाएगा, है ना। एक जीरो इससे निकाल दिए 10, तो यहाँ पे 18 बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 100। तो 100/16 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कि 16 से 100 को डिवाइड करिए, है ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक करें हम लोग कम से कम, तो एक तो हो जाएगा 6, 16 छक 96, 96। ठीक है जी, पॉइंट, यहाँ पे 40 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 16 दूनी 32, फिर 8 बचा, 16 पचे 80, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है आपका एक कूलम में, है ना, एक कूलम चार्ज में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है, 6 × 6.25 × 10⁻18। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज का हम लोग छोटा यूनिट लेते हैं कि एक कूलम का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, मतलब इट इज ए ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इट इज ए बिगर यूनिट। तो ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कूलम, है ना, 1 कूलम या कूलम इज ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, ये कैसे पता चला? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कैलकुलेशन से, है ना, देखा कि इसमें बहुत सारा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻18 का ऑर्डर है इसका, तो ये इट्स ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। तो इन फिजिक्स वी विल बी यूजिंग smaller units of charges, smaller units of charge that are millicoulomb, इसका मतलब होगा आपका 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम, है ना। तो इस छोटे ऑर्डर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मिली कूलम और माइक्रो कूलम क्यों यूज किया जाने लगा? क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता था। जैसे कि किलोमीटर सब जगह यूज नहीं कर सकते हम लोग, है ना। कॉपी में जब भी हम लोग अपना एक लाइन बनाते हैं तो क्या किलोमीटर यूज कर सकते हैं? मीटर भी नहीं यूज कर सकते हम लोग, वहाँ क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर। तो वैसे ही छोटे छोटे सर्किट में आपका, है ना, अगर कम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है। तो लॉजिक को हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ज को समझने के बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि चार्ज जो है वो दो तरह का है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव चार्ज, है ना। उसके पीछे लॉजिक क्या, ये भी हम लोग देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे। तो इसके पहले आप लोग बहुत परिचित है, करंट वर्ड से आप परिचित है ना। अगर कहीं पे नदी के किनारे आप बैठे, पानी भरा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज करंट ऑफ वाटर, है ना, वाटर करंट। हवा बह रहा है, इट इज करंट ऑफ एयर, है ना। तो कोई चीज अगर फ्लो कर रहा है उसको, उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? इट इज करंट, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी हम लोग यूज करते हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन, मतलब अगर कोई चीज मूव कर रहा है वहीं पे करंट वर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कौन चलेगा? अरे यहाँ पे किसको हम लोग चलाने वाले हैं? चार्ज को, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या बनाया गया है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास दो तरह का मटेरियल होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि दो तरह का मटेरियल होता है आपका। एक होता है आपका कंडक्टर। अच्छा, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, पहले उस पर हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको नोट्स में लिख लेते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक होता है आपका कंडक्टर, जो कि क्लास 10 तक आपको समझना है। दूसरा है आपका इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटर। अरे तो कंडक्टर किसको कहेंगे? तो दोज मटेरियल्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दोज materials which have
have free electrons. Those materials which have free electrons, they conduct electricity. या कंडक्ट वर्ड नहीं यूज करते, थोड़ा सा और सिंपली वर्ड यूज करते हैं, दे अलाउ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इसका अपोजिट आप यहां पे लिख लीजिएगा, दोज मटेरियल्स विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. They do not allow current, electric current to pass through them, या electricity to pass through them. They do not allow तो ये दो चीज हम लोग को क्लियर है. अब कंडक्टर और इंसुलेटर, इसका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर. इधर आप एग्जांपल ले लीजिए, रबर, प्लास्टिक, wood are the examples of non-conducting materials. They will not conduct electricity. है ना, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा और इसे करेगा. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे. तो अब हम लोग एक टर्म हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो हम लोग डायग्राम से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मान लो कि एक कंडक्टर ले लिया, और ज्यादातर कंडक्टर आपको किस शेप में मिलता है, आपका सिलेंड्रिकल शेप में, है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए यूज करते हैं, है ना. तो ये एक आपका कंडक्टर है ना, इट इज ए कंडक्टर. कंडक्टर मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये चार्ज को कैरी कर सकता है ना. और देखिए एक बात और आपको इंपॉर्टेंट ये नोट कर लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वही चार्ज को कैरी करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स. ठीक है, अब देखो कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या बनाया गया. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से. ठीक है, अब इसका डिफिनीशन ये बनाया गया कि मान लो कि इसके क्रॉस सेक्शनल, ये वाला कैसा एरिया हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है. क्या फ्लो कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ना. इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो इसको हम लोग टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लो कि एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, और वो कैसा चार्ज कंसीडर किया गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लेट Q coulomb plus Q coulomb charge is flowing through the cross sectional area of
a conductor for time t, then how I will define, how we will define the electric current? Then the positive charge, flowing in unit time is known as electric current. ठीक है, तब हम लोग देन ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर किया कि लेट प्लस क्यू कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द टाइम t, है ना? देन द पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, the positive charge flowing in unit time is known as electric current. तो इससे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। अब इसको देखिए, यूनिटरी मेथड से हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिंस इन टाइम t सेकेंड्स, है ना, सिंस इन टाइम t सेकेंड्स the amount of charge flown is प्लस क्यू कूलम। ठीक है, चूंकि टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो किया है? प्लस क्यू कूलम, तो हेंस इन यूनिट टाइम, तो एक सेकेंड में कितना, तो हम लोगों को पता है कि इन यूनिट टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन विल बी, सिंस इन यूनिट टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज flown is equals to Q by T। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा यूनिट टाइम में? Q by T, चार्ज बाई टाइम, एंड दिस इज मैथमेटिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हम लोग Q by T को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं? I से। इसको डिनोट किससे करते हैं? I से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से आप करंट का यूनिट भी लिख सकते हैं कि I, है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी, यहां से देख सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हम लोग बनाए हैं? कूलम। एक साइंटिस्ट के सम्मान में इसका यूनिट क्या बनाया गया? चार्ज का कूलम बाई सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यहां से क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड। और इसी को एसआई यूनिट्स में हम लोग क्या कहते हैं? कूलम पर सेकेंड को ही कूलम बाई सेकेंड, नहीं गलती लिखा गया है, कूलम बाई सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसआई यूनिट्स। it is known as एम्पियर। एसआई यूनिट्स में इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एम्पियर के नाम से। इट इज डिनोटेड बाई ए।
इट इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है। अब देखिए कि यहां से आप जो है I इक्वल्स टू लिखते हैं Q बाई टी, तो यहां से आप Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, I इंटू टी। अब यहां से आप चार्ज का एक और यूनिट लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। और यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि एक कूलम चार्ज किसको कहेंगे, व्हेन वी विल से कि एक कूलम चार्ज फ्लो किया है जब 1 एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड के लिए है ना कंडक्टर से फ्लो करेगा, ठीक है। देखिए यहां आसान भाषा में हम लोग समझे कि जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए कंडक्टर से फ्लो करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज उससे फ्लो किया है ना। अब इसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप इस तरह से कि व्हेन 1 एम्पियर flows for 1 second through any conductor या through cross section of any conductor, it is known as 1 कूलम चार्ज, है ना, कि उसे 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट समझा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो क्यों करता है, वाई डू चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो कैसे करने लगा, या हम लोग कहें इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करने लगा। एक्चुअली आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में ही रहता है, लेकिन वो एक रैंडम मोशन होता है ना, बिल्कुल मच्छर की गति की तरह, है ना, जिस तरह से कमरे में मच्छर इधर उधर घूमते रहता है उस तरह की गति होती है इसके। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में जब आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दिशा में बह रहा है चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने बोला है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। तो देखिए कि आप करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो में आप यहाँ पे देखिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर, है, तो ये कंडक्टर बना लीजिए। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का या फ्लो ऑफ चार्ज का कारण क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज का कारण क्या है। तो आप समझिए इस तरह से कि सभी के घरों में टैंक होता है पानी का, है ना, तो उसको कहाँ लगाया जाता है, किसी हाइट पे रखते हैं हम लोग। ये वाटर टैंक है, ये देखिए अगर गांव में आपका या शहर में वाटर टैंक है तो उसके लिए टावर बना हुआ रहता है, और तब हम लोगों को जाके पानी का फ्लो इधर नल में टैप में मिलता है ना, इधर पानी फ्लो करता है कब, जब टैंक ऊपर हो तब। तो इसको ऊपर रखने का कारण है, सब लोग समझते हैं कि ये जो है हायर एनर्जी पे है, हायर एनर्जी पे है। हम लोग किए क्या है कि इस इधर जो mg लग रहा था उसके अगेंस्ट इसको ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये हायर एनर्जी पे, यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी। तो हाई से लो की तरफ वाटर का फ्लो दिखता है, या आप कहिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि पानी अगर फ्लो करने के लिए इस तरह का डिफरेंस होता है, किसका, एनर्जीज का, कि अगर ऊपर में टैंक रखा हुआ है तभी अच्छे से फ्लो करता है, या नीचे से अगर भेजना है तो हम लोग कुछ मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, और उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसको ढकेल के ऊपर ले जाते हैं पानी को, है ना। तो फ्लो कराने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ता है। तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करना होता है कि इसको एनर्जी देना होता है फ्लो करने के लिए, जस्ट लाइक कि वाटर को बहाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसको एक सोर्स से हम लोग जोड़ते हैं,
और उस सोर्स को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल सोर्स। अब इसके बाद हम लोग उसी पे आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही आएंगे। लेकिन हम लोग किससे इसको ऐड करते हैं, एक सोर्स से, दैट इज नोन एज पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये देखा गया कि ये वाला बैटरी का पॉजिटिव इंड है, ये नेगेटिव इंड है। हम लोग सेल इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, क्या सेल इंट्रोड्यूस किया, सेल। दिस इज सेल विच गिव्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूवमेंट, है ना, मूवमेंट के लिए ये एनर्जी देता है सेल। क्या करता है, इसको मूव कराने के लिए एनर्जी देता है। तो ये करता क्या है कि देखिए, प्लस इधर दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा था। आप सब सोच सकते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर चलना शुरू कर देता है। और इस कंडक्टिंग वायर, अरे ये वाला क्या है, कंडक्टिंग वायर, दीज आर द इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। इसको आपको समझते जाना है, कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर, these are the components of any electric circuit. This is a simple electric circuit. इसमें एक कंडक्टर है, ठीक है, या कोई भी चीज है यहाँ पे, इसको हम लोग बाद में रेसिस्टर भी कहेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी भी, सॉरी, इसका अपना एक खुद का रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इसलिए बाद में इसको रेसिस्टर कहेंगे। अभी तो हम लोग इसको कंडक्टर, क्योंकि अभी मेन फोकस हमारा हमारा कहाँ है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो देखिए, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता क्या है, निगेटिव चार्ज। लेकिन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो या तो हम लोग ऐसा उल्टा सोच सकते हैं कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव चीज हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इतना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। अरे प्रोटॉन तो कहाँ होता है, न्यूक्लियर में होता है, सॉरी न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर कह रहे, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, वो मूव नहीं कर सकता। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन बनाते समय ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, हम लोग उसके अपोजिट ऐसे सोच लेते हैं कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, और इसी के फ्लो को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग को ये नोट कर लेना चाहिए कि इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर the flow of electrons will be always opposite to the electric current. Electric current flowing through that conductor. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन इधर चलता है और इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होता है। तो देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या नोट किए कि इन एनी कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके कंडक्टर में, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि सेल, है ना, सेल को डिनोट किसे करते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंपोनेंट है। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, cell is a source of energy. It gives energy to the
electrons in a conductor so that it can flow to constitute electric current. तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना। बेसिक चीजें हैं, इनको हमने आज क्लियर किया और आप इसको अच्छे से देखें, एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।